किसी बॉडी को अगर हम हॉरिजॉन्टली फेंके, जैसे मान लो किसी एक बिल्डिंग से अगर किसी बॉडी को हम ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंके, यूं फेंके और बॉडी ऐसे आके नीचे गिरती है, इस टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नाम दिया गया है। ऑल द प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ डिफरेंट नहीं होते, चाहे ऑब्लिक हो हॉरिजॉन्टल हो। इसका जो पाथ होता है वो भी पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक इन नेचर। देखो बच्चे, शायद मैंने जब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था तो मैंने शायद एक चीज़ नहीं बताई थी, मैं वो अब बता देता हूँ बच्चे। एक्चुअली जब मैंने आपको पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बताया था तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की एक इक्वेशन थी। कोई बच्चा बता सकता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या थी? x tan थीटा, बोलो बच्चे। माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर था? शाबाश बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कई बार लोग कहते हैं, जैसे एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि प्रूफ करो, खैर आप लोगों का तो डेरिवेशन नहीं है ना, तो आप लोगों को इतना टेंशन नहीं है। पहले जैसे डेरिवेशन होते थे तो क्वेश्चन आता था प्रूफ करो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है पैराबोलिक नेचर का होता है। पैराबोलिक शेप होती है बच्चे, ये पैराबोलिक शेप होती है, जैसे सर्कल एक शेप होती है, ये पैराबोलिक शेप होती है, ये पैराबोला, ये पैराबोला, पैराबोलिक शेप कहते हैं इसे। तो प्रूफ करो कि पाथ पैराबोलिक है। तो हम यहाँ पर प्रूफ ऐसे करते थे, कोई भी इक्वेशन जिसमें y की पावर 1 या एक्स स्क्वायर हो, या y और x में से एक स्क्वायर और एक की पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन पैराबोलिक होती है। क्या होती है बच्चे? पैराबोलिक। देखो बच्चे, अगर हम इक्वेशंस की बात करें तो अलग अलग फिगर्स की मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। स्ट्रेट लाइन के अंदर x और y दोनों की पावर क्या होती है? 1 होती है। पैराबोलिक में यहाँ तो जैसे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2, ये पैराबोलिक इक्वेशन हो गई, या फिर x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 3, ऐसी इक्वेशन कैसी होती है? पैराबोलिक, जिसमें एक किसी एक का स्क्वायर हो, क्या हो? स्क्वायर, एक की पावर 1 हो और एक की पावर क्या हो? 2, इसे कहते हैं पैराबोलिक इक्वेशन। खैर देखो बच्चे, फिजिक्स में इतनी अच्छी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी जाती है, फिजिक्स में हम बेसिक्स चीज़ें पढ़ते हैं, अभी आप ये सब चीज़ें जो है डिटेल में मैथ्स में पढ़ोगे। बट हम जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो जब हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का नाम खासकर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर बॉडी को स्टार्टिंग में ही हम लोग हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं। इधर देखो बच्चे, आप बॉडी को कैसे फेंक रहे हो? हॉरिजॉन्टल। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। ये होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल। इधर देखो बच्चे, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। तो अगर हम किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंके यूं ऐसे, जैसे मान लो हम यूं फेंक रहे हैं यूं बिल्डिंग से और बॉडी नीचे जाके गिर रही है, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। यहाँ पर भी हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की तरह ही चीजें निकालते हैं, बट कुछ चीजें फर्क हो जाती हैं। जैसे कि कुछ चीजें सेम रहती हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने टाइम बॉडी हवा में है, उसे कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज भी सेम रहेगा, ये देखो यहाँ से लेके बॉडी यहाँ गिरी, ये रेंज हो गई। बट यहाँ पर हम मैक्सिमम हाइट नहीं निकालते। कोई बच्चा बताएगा क्यों मैक्सिमम हाइट क्यों नहीं निकालते? क्योंकि वो हाइट से ही फेंका गया है, इसलिए। क्योंकि उसमें हमने हाइट से फेंका है तो हम मैक्सिमम हाइट क्यों निकालेंगे? तो मैक्सिमम हाइट नहीं निकालते। और बाकी सारी चीजें लगभग क्या होती हैं? सेम होती है। तो सबसे पहले बच्चे हम वही पढ़ेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बताते हैं बच्चे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब जो भी चीज हमें सॉल्व करनी है, चाहे हमें रेंज सॉल्व करना है, चाहे वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट निकालना है, चाहे हमको रेंज निकालना है, जो भी चीज निकालनी है, उससे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि जब बॉडी को फेंका जा रहा है तो उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स क्या होंगे। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशन मोशन होता है। 2 डायमेंशन मोशन मतलब बॉडी एक्स में भी चल रही होती है और वाई में भी चल रही होती है। तो हम देखते हैं बच्चे, सबसे पहले जब हमने फेंका बॉडी को तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितनी होगी और वाई में कितनी होगी। मान लो मैंने यू वेलोसिटी से फेंका है, कोई बच्चा बताएगा यहाँ पर ये वैल्यूज क्या हो सकती हैं? क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं इस चीज की? बोलो। ए वाई हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है बच्चे। वाई डायरेक्शन में बॉडी पे जो एक्सेलरेशन होती है वो अर्थ की वजह से होती है, वो तो हमेशा माइनस जी होगी ही होगी। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करो अर्थ के ऊपर तो माइनस जी होगी, और AX 0 हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हर प्रोजेक्टाइल मोशन में वैलिड होता है जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो, वो हर प्रोजेक्टाइल मोशन जिसके अंदर हम बॉडी को फेंक रहे हैं तो एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता, वाई में जो है अर्थ का एक्सेलरेशन लगता है। अब ये बताओ यूएक्स और यूवाई की वैल्यू क्या होगी? वहां तो हम रिजॉल्व करते थे, जब एक बॉडी को ऑब्लिकली फेंकते थे तो देखते थे एक्स में कितना कंपोनेंट है, वाई में कितना कंपोनेंट है। यहाँ एक्स और वाई क्या हो सकता है आपके हिसाब से? इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। यहाँ बच्चे इंक्लाइन नहीं है ना, यहाँ पहले से हॉरिजॉन्टल है।
आप किसी चीज को कब रिजॉल्व करते हो? किसी वेक्टर को तब रिजॉल्व किया जाता है जो कैसा हो, ऑब्लिक हो, तिरछा। हाँ बच्चे बोलो। हाँ बच्चे शाबाश, 0 होगा। एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई चीज पहले से ही हॉरिजॉन्टल हो तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। रिजॉल्व करने की जरूरत तब होती है कि ये तिरछा है, इसका कितना हिस्सा एक्स में लग रहा होगा, कितना हिस्सा वाई में। अब आप देखो बच्चे, आपने बॉडी को एक्चुअल में किस डायरेक्शन में फेंका है? एक्स में फेंका है या वाई में फेंका है? एक्स में फेंका। इसको हम आमतौर पर एक्स मानते हैं, तो सारी की सारी वेलोसिटी एक्स में है, वाई में हमने कोई वेलोसिटी दी ही नहीं थी। वाई कंपोनेंट इनिशियली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली हमने वाई डायरेक्शन में उसको कोई कंपोनेंट दिया ही नहीं है। बट एक चीज यहाँ पर खास होती है बच्चों, जब हम बॉडी को फेंकते हैं तो हमने उसको इनिशियली एक्स में फेंका था ऐसे, बट जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ती है तो वाई डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होता है उसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्यों होता है बता सकते हो? जैसे मान लो हमने फेंका, सारी वेलोसिटी किस में दी थी? एक्स में दी थी। अब बॉडी आगे भी बढ़ रही है, बट कुछ देर बाद उसकी वाई डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी होगी। किस वजह से होगी? शाबाश, क्योंकि उस बॉडी पे अर्थ की एक्सेलरेशन लगेगी। और देखो हमने बॉडी को फेंका, मान लो अगर ये मैंने पेन फेंका और इस पे अर्थ की एक्सेलरेशन ना लगे तो क्या होगा? तो सीधे सीधे जाएगा। एक्स में फेंका तो एक्स में चलता जाएगा, समझे बच्चे? एक्स में फेंका तो एक्स में चलता जाएगा, सीधे सीधे चलता ही जाएगा, नीचे नहीं झुकेगा। कोई बॉडी हम फेंकते नीचे की तरफ क्यों जाती है? क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ क्या होती है? खींच रही होती है, अपनी एक्सेलरेशन लगाती है। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। जब अर्थ उस पर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाएगी तो उसकी वजह से उसकी कुछ, अगर एक्सेलरेशन लगेगी तो कुछ वेलोसिटी भी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होती है, बट जैसे जैसे बॉडी का मोशन होता है तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बॉडी की हो जाती है, तभी तो नीचे की तरफ जारी होती है। क्योंकि नीचे मतलब ये देखो, ऊपर या नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है? वाई। तो बॉडी का मूवमेंट वाई में भी तो हो रहा है ना। देखो यहाँ से यहाँ जा रही है तो वाई डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। वाई डायरेक्शन में मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह से हो रहा है। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हमने तो दी नहीं थी, बट आई कहां से? अर्थ ने एक्सेलरेशन लगा करके प्रोड्यूस किया। आई बात समझ में बच्चों? देखो बच्चे, 0 इसलिए लिखा है कि इनिशियली हमने नहीं दी थी, हमने तो कुछ नहीं दिया था भाई। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसके पास कुछ चीज आ जाए, मतलब उसके स्कूल में कंप्लेंट आ जाए आपका बच्चा ये इस्तेमाल कर रहा था, उसकी मम्मी के हमने तो दिया नहीं था, कहीं और से लिया होगा। समझ में? हमने तो कुछ दिया नहीं। तो ऐसे ही हमने तो इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं थी, हमने कितना दिया था? 0, बट बाद में उसको मिल गई, वो बात अलग है। बट हमने कुछ नहीं दिया था। इनिशियल का मतलब कि हमने कितनी वेलोसिटी दी थी इनिशियली? हमने वाई में कोई वेलोसिटी नहीं थी, बट वाई में वेलोसिटी आई कहां से? फिर ग्रेविटी ने दे दी उसको, ग्रेविटी ने खींच करके नीचे की तरफ पुश कर दिया। अगर ग्रेविटी ना होती, मान लो मैं किसी एक ऐसी जगह फेंकता जहां ग्रेविटी नहीं होती, तो बॉडी स्ट्रेट लाइन जाती, और अगर बॉडी सीधी सीधी जाती तो उस मोशन को प्रोजेक्टाइल कहा ही नहीं जाता। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन वो होता है जिसमें बॉडी क्या करे, ऐसा कर्व पाथ ले, उसको क्या कहते हैं? पैराबोलिक पाथ ले। स्ट्रेट लाइन पाथ कभी पैराबोलिक होता नहीं है। तो अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि मैं आउटर स्पेस में चला गया एक रॉकेट में बैठ करके, ठीक है, और मान लो मैंने पेन को सीधा सीधा फेंका, अब पेन सीधा सीधा जा रहा है, क्या है मोशन प्रोजेक्टाइल हुआ? तो आप कहोगे मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हुआ। प्रोजेक्टाइल मोशन तब होता है जब एक बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, उस पर अर्थ की एक्सेलरेशन लगे और उसकी वजह से उसका पाथ पैराबोलिक नेचर का बन जाए। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल है, बट अगर हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में किसी बॉडी को फेंकें तो वो बॉडी नीचे नहीं जाएगी, वो सीधी सीधी चलती रहेगी, और इसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक शर्त है, पाथ कैसा होना चाहिए? पैराबोलिक। पाथ कैसा होना चाहिए? पैराबोलिक। ठीक है। अच्छा बच्चे, खैर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा आगे भी, चलो यहाँ अभी बता देता हूँ। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं कि सर क्या प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ग्रेविटेशन फोर्स ही जरूरी है, क्या इसके अलावा कोई मोशन और मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो सकता? देखो बच्चों, अभी के लेवल पे तो आप यही सोच सकते हो कि एक बॉडी को फेंका जा रहा है, उस पर अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स लगे तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा। ऐसे मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हमने किसी बॉल को पैर से मारा, फुटबॉल को, जैवलिन थ्रो को फेंका, किसी स्टोन को फेंका, ये सारे मोशन कैसे हो गए? प्रोजेक्टाइल मोशन हो गए। ठीक है अच्छे। तो जिसमें बॉडी को कंटिन्यूअसली एनर्जी ना मिल रही हो, ये ध्यान रखना। कई बार हमसे पूछा जाता है रॉकेट का मोशन प्रोजेक्टाइल होता है, आप कहोगे नहीं, क्योंकि रॉकेट में कंटिन्यूअसली फ्यूल बर्न हो रहा होता है और रॉकेट को कंटिन्यूअसली एनर्जी मिल रही होती है। ऐसा मोशन कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन वो होता है जिसमें हम एक बार बॉडी को, सिस्टम को एनर्जी दे दें, उसके बाद वो चले अपने आप, और उसका पाथ कैसा हो?
पैराबोलिक नेचर का। रॉकेट जो होता है, इवन दीपावली वाला रॉकेट भी जो होता है वो कैसा जाता है, सीधा ऊपर जाता है, उसका पाथ पैराबोलिक नहीं होता है। जब तक उसको एनर्जी मिल रही होती है तब तक सीधा जा रहा होता है ना, उसके बाद जो हो। बट ये ध्यान रखना बच्चे, सिर्फ फोर्स किसका होना चाहिए, प्लैनेट का हो और कोई फोर्स ना हो, ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। अच्छा, तो बड़ी क्लास में जैसे मतलब 12th में जाओगे, बड़ी मतलब 12th में जाओगे तो पूछे आप, अगर आपसे पूछूं मैं कि क्या अर्थ के अलावा भी, अर्थ की ग्रेविटी के अलावा भी कोई मोशन प्रोजेक्टाइल हो सकता है, जैसे इसमें अर्थ की ग्रेविटी लग रही है तो उसकी वजह से ऐसा मोशन है, ऐसा हो सकता है कि अर्थ की ग्रेविटी ना हो फिर भी मोशन प्रोजेक्टाइल हो। बस ये ध्यान रखना, कोई भी मोशन जिसमें एक बॉडी पे फोर्स लग रहा हो और उसका पाथ पैराबोलिक हो, कैसा पाथ हो, पैराबोलिक हो, तो ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं। क्या है, पैराबोला शेप है, बिल्कुल शेप है, ये कंप्लीट कर लो तो ऐसा पैराबोला बन जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, पैराबोला। तो ये मान के चलना, किसी भी अगर मोशन में बॉडी का पाथ पैराबोलिक है तो आप उसको प्रोजेक्टाइल कंसीडर कर सकते हो। खैर फिलहाल के लेवल पे यही मान के चलो, 12th में जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि और भी प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि 11th क्लास के बच्चों के लेवल पे प्रोजेक्टाइल मोशन यही होता है कि हमने एक बॉडी को, पत्थर को फेंका, वो पत्थर ऐसे जाके गिर गया, ऐसा मोशन क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। पैराबोलिक पाथ है तो मोशन क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया। तो चलो बच्चे, सबसे पहले हम आगे स्टार्ट करते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हमको बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट और क्या निकालना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, यू एक्स कितना है, यू इंटू टी, हाफ ए एक्स टी क्या है, 0, क्योंकि ए एक्स कितना है, 0 है बच्चे, तो 0 हो जाएगा। ये y, और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा x डायरेक्शन में, और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू आई कितने हैं बच्चों, 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई कितना है, माइनस जी टी का स्क्वायर। अब देखो बच्चे ये आ गया, ये तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस जी टी स्क्वायर। कोई डाउट बच्चे किसी को बोलो, मैं लिखने का मौका दूंगा आप लोगों को, टेंशन की कोई जरूरत नहीं बच्चे। देखो बच्चे, x क्या होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। तो यू एक्स की वैल्यू यहां से लिख दी, t की वैल्यू t आ गई, ए एक्स क्या है, 0 है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है बच्चे वो 0 हो जाती है। ठीक है बच्चों, और y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो गया। यू आई की वैल्यू कितनी है यहाँ, 0, तो ये पूरा का पूरा ये 0 हो गया, हाफ की जगह हाफ, ए वाई की जगह माइनस जी, टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, यहाँ आ गया। अब एक्चुअली क्या होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं और वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ से टी निकालोगे तो इसको नीचे ले जाओगे तो टी क्या हो जाएगा, एक्स बाई यू हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है बच्चे यहाँ पुट कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चे, y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी की जगह जी, टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी है एक्स बाई यू, तो टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। अब ये जो है ये पैराबोलिक इक्वेशन है, क्योंकि y है और x का स्क्वायर, तो पाथ कैसा हुआ, पैराबोलिक नेचर का हुआ। अब इससे हमें क्या मिल सकता है, अगर किसी टाइम पे हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता हो बॉडी का तो y कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं बच्चे। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रेजेक्टरी। एक बॉडी को मान लो बच्चों ने प्रोजेक्ट किया है विथ इनिशियल वेलोसिटी, फेंका है, मतलब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है 20 मीटर पर सेकेंड से, हाँ हॉरिजॉन्टली फेंका है। ठीक है, अगर बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट 10 मीटर है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन बताओ। अगर डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन 10 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन बतानी होगी। जी को 10 मान लो बच्चे। देखो बच्चों, अगर हमें ये वैल्यूज दे रखी हैं तो हम डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो आपने वैल्यू पुट कर दी होगी इसकी,
u की वैल्यू यहाँ पे 20 पुट कर दी होगी, x की वैल्यू 10 पुट कर दी होगी, क्या वैल्यू आई y की बताना? -5/4 मीटर, करीब करीब कितना हो गया बच्चे? -1.25 मीटर, सॉरी ये आ गया। इसमें नेगेटिव साइन का क्या मतलब है बच्चे, बता सकते हो? सर ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रही है ना। तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ कि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रही है, इस वजह से मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है आमतौर पे अगर हम देखें तो हम नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव साइन लेते हैं नीचे। जैसे मान लो ये अगर हम फिगर में ड्रॉ करें, एक बॉडी यहाँ पहुँच गई, जैसे मान लो यहाँ पहुँच गई, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो ये x कितना है जैसे हमने दिया मान लो फिगर के हिसाब से, अगर x कितना है 10 मीटर, तो y कितना हुआ, ये y कितना हुआ, ये कितना हुआ 1.25 मीटर। बट ये नीचे है तो इसलिए इसका साइन क्या लिया गया? नेगेटिव, क्योंकि रेफरेंस से ऊपर जो होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, रेफरेंस से जो नीचे होता है वो नेगेटिव काउंट होता है। तो हमने ये जो इक्वेशंस वगैरह बनाई है वो रेफरेंस मान के बनाई है कि ये लेवल है, लेवल से ऊपर वाला पॉजिटिव और लेवल से नीचे वाला नेगेटिव, उस रेफरेंस के हिसाब से सारी चीज़ें काम करती हैं। इसलिए यहाँ देखो y कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव, क्योंकि हमने ये रेफरेंस माना है। तो इस हिसाब से अगर आप कभी भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में चीज़ को फेंकोगे तो हमेशा y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट आपको हमेशा क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि चीज़ ऊपर से नीचे जा रही है और नीचे मतलब नेगेटिव। साइन इसलिए क्या लगा हुआ है यहाँ पर? नेगेटिव। खैर वो तो हमारे क्या कहते हैं साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है हम क्या ले रहे हैं, बट इस हिसाब से समझ में आया। तो ये बच्चे हमने एक चीज निकाली जो इक्वेशन ऑफ पाथ से रिलेटेड थी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे और हम आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पहले ही बताया, बताओ कोई बच्चा बताएगा? जितने टाइम बॉडी हवा में रहती है इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा बच्चों एक चीज मैं ये कह रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्लास तक आपको वो दे दूंगा, नोट दे दूंगा, आप टेस्ट की तैयारी कर लो, अब पढ़ना वढ़ना चालू कर दो। जितना भी रिमेनिंग है अभी तक 4th चैप्टर तक, 4th चैप्टर मतलब जो भी जितना भी पढ़ रहे हो उतना तक, अभी इवन एडवांस दे दूंगा, अपकमिंग चैप्टर भी दे दूंगा आप लोगों को, 5th चैप्टर भी दे दूंगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी दे दूंगा। बट एक शर्त है, ध्यान रखना, पढ़ाई चालू कर दो, टेस्ट हम लेना चालू करेंगे आपका। ठीक है बच्चे, इधर देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? जितना टाइम बॉडी हवा में रहती है, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? जितने टाइम बॉडी हवा में होती है उसे कहते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने बच्चे हम कैसे निकालेंगे? इधर देखो, तो यहाँ जैसे हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में एक रूल का यूज किया था उस हिसाब से यहाँ पर भी एक रूल, इधर देखो नैतिक बच्चे रूल यूज करेंगे। देखो जब एक बॉडी का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो जाता है, जैसे ये मान लो हमने फेंका, एक बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो गया तो यहाँ बॉडी गिर जाती है। अगर मान लो बॉडी को हमने h हाइट से फेंका है, तो जब बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो जाता है, मतलब टाइम किसके बराबर होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है, तो उसकी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? कोई बच्चा बताएगा? जब बॉडी का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो जाता है, यहां से यहां फेंका, बॉडी यहां आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो गया मतलब कि पूरा टाइम हो गया, तो उसकी x में और y में, जैसे x में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी ये, और y में कितनी होगी ये, बताना y में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी इस फिगर के हिसाब से, एज पर दिस फिगर। नहीं बच्ची, उसकी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? श्रेष्ठ और माइनस आगे बताओ, बोलो बोलो। यहाँ अगर हम देखें तो बॉडी की y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी बच्चे, क्योंकि बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब इस लेवल से इस लेवल पे आ गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी बॉडी की h, और एक्चुअली नीचे है साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये होगी -h। अब एक्चुअली क्या होता है, कई बच्चे कहते हैं सर ये कैसे? यार देखो यहाँ पर बच्चे कहते हैं सर यहाँ से यहाँ गई है तो h कैसे हुआ? जब हम लोग 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो हम x को अलग स्टडी करते हैं और y को अलग। अब बॉडी अगर यहाँ गिरी तो x में ये है, x में ये है, और y की क्या है? ये y की हुई और ये x की हुई, तो y की क्या हुई? ये हुई ना, समझ में आया बच्चों? तो हम एक काम करते हैं बच्चों, जो हमने y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन बनाई थी उसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन क्या होती है बच्चे? ये इक्वेशन होती है y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन हमने बनाई थी, और इसमें हमने क्या किया था? वैल्यूज पुट की थी। uy की वैल्यू कितनी थी? 0 थी, 0 इंटू टी। ay की वैल्यू कितनी थी बच्चे? -g। इसके अंदर हम क्या करेंगे? ये पुट कर देंगे, तो sy की जगह क्या ले लेंगे यहाँ पर, मतलब y y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या ले लेंगे? -h। ये तो 0 ही है, यहाँ माइनस साइन को बाहर ले लो, हाफ की जगह हाफ, g की जगह g,
और टाइम की जगह कैपिटल टी का स्क्वायर। माइनस से माइनस को काट दो, 2 को ऊपर ले जाओ, 2h हो जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाना है तो क्या लगा दो, इधर रूट लगा दो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाएगा √2h/g, वेयर h इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, या जिस भी हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया। तो अब हमको रेंज निकालना है कि रेंज क्या होता है बच्चे, बॉडी कितनी दूरी पे गिरी, जैसे ये रेंज हुआ। रेंज हमेशा बॉडी की एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट होती है कि बॉडी में ने एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट ली। तो देखो बच्चे, नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व रेंज। रेंज के लिए हम एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होगा x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt का स्क्वायर। तो देखो बच्चे, जब रेंज बॉडी कब अपनी रेंज कब कवर करती है, जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाता है, जब पूरा टाइम उसका हो जाता है हवा में, यहाँ पे गिरती है, तब पूरा रेंज कवर करती है। समझ में? किस टाइम पे बॉडी अपनी रेंज कवर करती है, जब पूरा कंप्लीट टाइम हो जाता है, ठीक है। और उस टाइम में उसकी एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट मतलब रेंज के बराबर होती है, आर मतलब रेंज। तो ये वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे बच्चों। एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, आर। यू एक्स की जगह क्या हो जाएगा, यू एक्स की जगह क्या हो जाएगा, यू। टी की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। और ये जो है ये जीरो हो जाएगा। कारण क्या है, अभी हमने लास्ट इक्वेशन में देखा था, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो है, ये जीरो है, तो ये पूरी कंप्लीट इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो। अब आप एक काम कर सकते हो, अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू डालना चाहते हो तो उसमें डाल सकते हो। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अगर इसमें डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू 2h/g। तो इससे हमारे पास रेंज की फॉर्मूला आ जाएगा कि क्या रेंज होगी।